This session is called Blue Planet, Green Earth, in which case it really should be in conservation with Ahmed Rafi Alam. But I just, sorry, I mean, you know me, I can't resist a low pun first thing in the morning. But I'd like to introduce Rafi. Anyone who's seen his profile picture in the program will see that he wears lycra shorts, a tweed jacket, and goes about Lahore on a bicycle. So he's an avid cyclist, he's an environmental lawyer and an activist. He's taught at the University of Punjab. He's been many things, a radio show host, an op-ed writer, and a general funny man. And very, very proud to have a friend on stage today. And Rafi, over to you. And thanks to all three of you. Okay. Is this, okay, I think it's working. Well, good morning, everyone. We are in conservation this morning with two distinguished, you could call them environmentalists. I have to give by way of some introduction to audience, that this is going to be a discussion largely on how we are, environmentally speaking, one peoples. We have, we'll start with, where do I begin with, I suppose? Shekhar Saab, you are known as one of the experts of the mountain areas. And you were telling me this morning right now that you start the mountain ranges all the way in Afghanistan. Now I'll start that generally, but I want you to explain what that means and why these mountains are important for South Asia. जनाब, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम एक ही विरासत के बच्चे हैं। हमारी जड़ें एक सी मिट्टी से आती हैं। ये देश दो हो गए हों, लेकिन दोनों तरफ जो समाज है, जो लोग हैं, वो एक से हैं। फूलों में फ़र्क नहीं है, वनस्पतियों में, दरख्तों में फ़र्क नहीं है दोनों ओर। अब इकोलॉजिस्ट कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सब इकोलॉजिस्ट होते हैं अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पर। हम सब अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को जानते हैं, उनकी सीमाएं जानते हैं, उनको लूटना भी जानते हैं, उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं। और दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें पहाड़ भी बहुत हैं, और पहाड़ों में भी बहुत से पहाड़ अगर छोड़ भी जाएं तो हम हिमालय की बात करते हैं। मैं हिमालय में रहता हूँ और हिमालय को कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। उसको जानना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे जन्म चाहिए, अच्छे खासे स्वस्थ, सानंद और बहुत अच्छे दोस्तों की टीम चाहिए, तब हिमालय को आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर भी हिमालय का विस्तार अफ़गानिस्तान से होता हुआ है। वहाँ से हम उतरते हैं तो पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में जाते हैं, फिर हम अपने जम्मू कश्मीर में आते हैं, फिर हम हिमाचल में आते हैं, फिर उत्तराखंड आता है, फिर नेपाल आता है, फिर सिक्किम आता है, फिर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि नागालैंड, जैसे कि मणिपुर, जैसे कि मिजोरम, जैसे कि मेघालय, जैसे कि त्रिपुरा, और आसाम के भी कुछ पहाड़ी ज़िले हैं, और ऐसे ही वेस्ट बंगाल के कुछ पहाड़ी ज़िले हैं। और इस पूरी जो हिमालय की जो एक पट्टी है पूरी की पूरी एक, इसके पीछे एक तिब्बत का विस्तार है, और तिब्बत के विस्तार का भी हम कहेंगे कि वो हिमालय का हिस्सा है, क्योंकि उत्तरी भारत की जो 4 भाग्य विधाता नदियां हैं, दे आर ओरिजिनेटिंग इन दैट रीजन। इंडस वहाँ से निकलती है, हमारे लद्दाख होते हुए पाकिस्तान आती है, उसके बगल में नीचे मानसरोवर राजस्थान का पानी लेके सतलज नदी आती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, फिर पाकिस्तान में जाती है, फिर अरब सागर में जाती है। और जो गुरुड़ा मानधाता पर्वत है वेस्टर्न तिब्बत का, वहाँ से कर्णाली नदी जन्म लेती है, जो अयोध्या में सरयू कहलाती है, फिर वो गंगा में मिल जाती है। और जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पूरब की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसको सांगपो कहते हैं, और वो वहाँ से 1700 किलोमीटर बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में एकदम से साउथ वेस्ट मुड़ती है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेन में आ जाती है। तो ये नदियाँ उत्तरी भारत को बनाने वाली हैं। तो इतना बड़ा हिमालय है, और इस हिमालय में तकरीबन आप समझिए कि 10 के करीब देश आ जाते हैं, हमारे भारत के करीबन 12 प्रांत इसमें आ जाते हैं। और ये हिमालय जो इंडस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उससे अभिन्न है। और ये हिमालय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी अभिन्न है।
यानी कि जो पर्वतों का रिश्ता समंदर से है, और इसके बीच में हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें भूटान है, जिसमें नेपाल है, जिसमें म्यांमार है, जिसमें भारत के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो इतनी बड़ी इकोलॉजी को ये पहाड़, ये नदियाँ, ये मैदान बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा पर्वतों का हिस्सा है, और यूं कहा जा सकता है कि पर्वत है तभी मैदान बने हैं, और पर्वत है तभी समंदर तक नदियां जाती हैं। एक बड़ी मजेदार बात है कि पर्वतों के साथ जो सिल्ट आती है, जो मिट्टी आती है, वो मैदानों में बिछती है और समंदर तक चली जाती है। लेकिन समंदर में जाने के बाद जो पर्वतों से गया हुआ पानी है वो मानसून बन के लौटता है। एक ऐसी इकोलॉजी प्रकृति ने रची है कि हमारा पानी जो समंदर में जाता है, जो खारा हो जाता है, वो फिर मीठा बन के आता है और फिर हिमालय से टकराता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो बरसता है। तो ये प्रकृति की दी हुई इकोलॉजी है, जिसको बिगाड़ने में हम तुले हैं, जिसको फिर बाद के सवालों में हम लोग छूने की कोशिश करेंगे। एक पाकिस्तानी एनवायरमेंटलिस्ट हैं अयूब कुतुब साहब, तो उन्होंने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द मानसून। ये मानसून इधर से उधर हो जाए, हमारा पूरा ट्रेडिशन जो है, द कल्चर दैट वी हैव ग्रोन विथ दिस सीजनल पैटर्न can be disturbed and our entire lifestyle can be changed. Suman, you describe yourself at heart as a scientist, but you find yourself now working for issues regarding the environment, regarding biosafety, regarding farmers' rights, intellectual property. How do you see the importance of ecology in your work? Well, I see myself as a scientist continuously because the work that I do, whether and what Gene Campaign does, is informed by science. It's not just emotional rhetoric. We are very scientific in our approach to understanding what ecology does, how important the environment is to our well-being. Shekharji was saying just now about the importance of the Himalayas to our existence, and you said that the monsoons, that we are children of the monsoons. And yet we have created conditions to create climate change, which of all its many manifestations is killing the monsoon. You know, our region gets about 100 days of rainfall during the monsoon. That is the only water we get. Unlike Europe, where it rains all the time and you get water all the time, the Indian subcontinent and our region gets these 100 days of rain during the monsoon and there's no water after that. And when that monsoon starts getting affected because we have managed successfully to destroy the environment, then we are hitting at the roots of our own survival and our own existence. To understand why, I mean, there was this Indian chieftain, I can't recall his name, but he said that long after the last fish has been fished and the last river has dried and the last fields have become barren, will man realize that you cannot eat money? And I think that the ancients understood the absolute crucial importance of keeping an intact environment as the basis of their survival. क्योंकि प्रकृति के बिना तो किसी भी प्रकार के जीवित प्राणी का रह पाना असंभव है। आपको पानी चाहिए, आपको जैविक विविधता चाहिए, आपको संतुलित पर्यावरण चाहिए, और इनके अभाव में आपकी जिंदगी संभव नहीं है। ये वही जो अमेरिकन इंडियन का कहना था कि सब चीज़ बर्बाद करने के बाद मनुष्य के ये समझ में आएगा कि नोटों से पेट नहीं भरता है। तो पर्यावरण की जो अहमियत है हमारे जीवन के लिए, उससे तो हट के कोई बहस चल ही नहीं सकती है। और ताज्जुब की ये वजह है, ताज्जुब इस पे होता है कि ये जानते हुए, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मालूम कि पानी अगर जहरीला हो जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एंड येट वी कंटिन्यू टू पोल्यूट आवर रिवर्स, वी कंटिन्यू टू डिमोलिश आवर फॉरेस्ट। But there's many reasons why. If you think of how development has taken place, how we've managed to feed and to educate so many millions of people, albeit not effectively enough, there is a movement of development and progress which sits sometimes at odds, they say, with environmentalism. मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी आप तरक्की के खिलाफ क्यों हैं? तो ये तरक्की क्या चीज़ है जी? आपने तरक्की देखी होगी हिमालय में, ये किस तरह की तरक्की है, और हमें explain to us why it's bad or is it good? असली में अभी पूरी दुनिया में तो ये बहस चली हुई है, जो प्रगति की, जिसको प्रोग्रेस की बहस हम कहते हैं, और एक डेवलपमेंट का खास तरीके का मायना बना दिया गया है।
कि वो एक पैक्ड खाना आएगा, इस तरीके से पैक्ड पानी आएगा, खास तरीके के कपड़े होंगे. You will have no choices, you know, about the food, about the music, about the clothes, about the dances, about the even जो हमारी फसलें होती हैं, हमारी जो वनस्पति प्रजातियाँ होंगी. हमारी चले तो पूरी दुनिया में हम एक पेड़ लगा दें, चीड़ उसका नाम हो सकता है. हमारी चले तो हम कहें कि सब जीन पहनेंगे और कुछ नहीं पहनेंगे. हमारी चले तो ये होगा कि सिर्फ सब डबल रोटी खाएंगे या पिज्जा इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और कुछ नहीं खाएंगे. इस तरीके के विचार खतरनाक आ रहे हैं हमारे यहाँ. लेकिन कल परसों हम भाषा की विविधता की बात कर रहे थे, तो यहाँ दुनिया को समझने के लिए संसाधनों की विविधता को देखना चाहिए. द डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. मैं ये कहूँगा कि मदर रिसोर्सेस. मदर रिसोर्सेस का मतलब है 3-4 बड़े एलिमेंट. सबसे पहले मिट्टी यानी कि जमीन, दूसरा पानी यानी कि वाटर, उसके तीनों फॉर्म हो सकते हैं, समंदर वाला भी, बर्फ वाला भी, और नदी और झरनों के रूप में बहने वाला भी, और स्प्रिंग्स का भी. तीसरा जंगल यानी कि जो वेजिटेशन इस प्लेनेट में है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है. हम जो भी छोड़ते हैं उसको पेड़ ले लेते हैं. पेड़ ना हो तो कल्पना कर सकते हैं आप, लेकिन हम पेड़ की कोई इज्जत नहीं करते हैं. कभी कुर्सी बना के बैठ जाते हैं, कभी डोली बना के चल देते हैं. मरना भी होता है तो उसी में जलाते भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत करना, उसका सम्मान, यानी कि एक संसाधन का सम्मान करना हम नहीं सोचते. तो ये 3 बड़े संसाधनों के बाद फिर एक जो हवा है हमारा, जो धरती के ऊपर वाला मुद्दा है, उसमें भी हम कब्जे कर रहे हैं. कल्पना करिए कि हमारे हवाई जहाजों के लिए किस तरीके का स्पेस नेचर ने छोड़ दिया है. कल्पना करिए कि रेल की तरह या मोटर की तरह हमें जहाज के लिए भी सड़क बनानी पड़ती, लेकिन नेचर हमें छोड़ गई है, जिसमें आने वाले समय में जहाज आएंगे करके शायद नेचर ने कल्पना की हो. तो ये 3-4 बड़े रिसोर्सेज हैं जिनको हमारे पुरानी शब्दावली में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा वगैरह कहा गया है. ये बुनियादी एलिमेंट है. मनुष्य जाति का, पूरी ह्यूमैनिटी का एक इनबिल्ट कर्तव्य है, एक तरीके से ड्यूटी है कि इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कैसे इनकी हिफाजत हो. जंगल का इस्तेमाल हो लेकिन जंगल बचे, मिट्टी का इस्तेमाल हो, मिट्टी बचे, पानी का इस्तेमाल हो, पानी बचे, और इसी तरीके से हवा का इस्तेमाल हो लेकिन हवा को हम प्रदूषित न करें. ये एक बुनियादी सीख है जो पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे मानवता को करनी होगी. अब दुनिया के लोग जानने लगे हैं कि अगर कोई गड़बड़ हम लैटिन अमेरिका में करेंगे उसका असर अमेरिका में होगा, कोई असर गड़बड़ हम अफ्रीका में करेंगे उसका असर यूरोप में होगा, और साउथ एशिया में करेंगे तो उसका असर पूरे नॉर्थ एशिया में हो सकता है. आप ये नहीं कह सकते कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी है, ये ऑक्सीजन हमारी है, क्योंकि पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम. और उसमें इफ समबडी इज प्लेइंग ए रोल ऑफ विलेन, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड कंट्रोल दैट काइंड ऑफ फोर्स. अब जो विकास की बात आई तो जीडीपी का एक शब्दावली हमारे यहाँ चली हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमालय से एक नया आइडिया आया है जीडीपी के खिलाफ, या उसका एक नया विकल्प. उसको हम जीएनएच कहते हैं. वो भूटान जैसे एक छोटे से देश से आया है. भूटान के बारे में आपने सुना होगा. इट इज ए हिमालयन कंट्री बिटवीन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल एंड साउथ ऑफ ईस्टर्न तिब्बत. वहां के समाज ने एक नया आइडिया दिया है, जीएनएच, दैट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सकल राष्ट्रीय खुशहाली. एक नई किस्म की शब्दावली दी है. हो सकता है कि इसमें सम काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म मे बी देयर. और हमारे यहाँ जीडीपी हो रहा है. अभी आपको पता हो रहा है कि वो पूरा का पूरा 9% से खिसक करके नीचे आ गया है. एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ जो है वो 2% पर अटकी हुई है. हम ऐसी कल्पना करने लगे हैं कि हम दिल्ली वाले, जयपुर वाले, नैनीताल वाले बिना फसल पैदा किए हम खा लेंगे. जैसे हम किसान हमारे सिनारियों में कहीं है ही नहीं. गाय और जानवरों को पालने वाला जो व्यक्ति है पशुचारक, वो हमारे सिनारियों में कहीं भी नहीं है. हम ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर से खा लेंगे, हम मोबाइल फोन से खा लेंगे. हमें सस्टेन करने के जितने सामान हैं वो सब हिंटरलैंड से आ रहे हैं. एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिंटरलैंड. दिल्ली के नए मुख्यमंत्री भी ये महसूस करते होंगे कि अगर हिंटरलैंड दूध पैदा नहीं करे, अनाज पैदा नहीं करे, फल पैदा नहीं करे तो दिल्ली वाले नहीं खा सकते. ऐसा ही किसी भी मेट्रोपॉलिटन टाउन के बारे में कहा जा सकता है.
और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये जीडीपी का ये पुराना ये जो खेल चला हुआ है, जो एक कैपिटलिज्म का अवशेष एक तरीके से है, इसको चुनौती देनी चाहिए हमारे यहाँ, और हमें एक नया पैमाना बनाना चाहिए कि खुशहाली क्या है आखिर। क्या खुशहाली ये है जहां आप व्यक्तियों के लिए कार उपलब्ध करा दें लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका बिल्कुल नील हो, बिल्कुल गड़बड़ हो, असुरक्षित हो? क्या खुशहाली ये है कि आप पूरी दिल्ली को एक तरीके की डबल रोटी खिलाएं, या खुशहाली ये है कि हिंदुस्तान में या दुनिया भर के जितने तरीके के खाने हैं वो आपको उपलब्ध हो? क्या खुशहाली ये है कि एक भाषा को पूरी दुनिया में थोप लें, या खुशहाली ये है कि हजारों भाषाओं में ये दुनिया बोले, हजारों संगीतों में वो गाए और हजारों नृत्यों में वो नाचे? तो इसलिए जो विकास का जो पैमाना है वो नया बनाना होगा। लेकिन अभी मुश्किल ये है कि ओबामा हो कि मनमोहन सिंह हो कि मोदी हो, उनके पास कोई अल्टरनेटिव ड्रीम नहीं है। वो सब नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने की नीतियों पर केंद्रित है। अमेरिका वहां नहीं लूट रहा है तो कहीं और लूट रहा है। अमेरिका की जितनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो लैटिन अमेरिका के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, और ये नीतियां कहीं भी अलग अलग नहीं है। और इसका शिकार जितना बांग्लादेश है, जितना भारत है, उतना ही नेपाल है, उतना ही पाकिस्तान है, उतना ही अफ्रीका की कंट्रीज हैं और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जितनी प्रजातियां हैं उनमें ह्यूमंस सबसे ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। उन्हीं को औरों की भी चिंता करनी होगी, ह्यूमंस को ही अदर स्पेसीज की चिंता करनी होगी, और इस जीडीपी के इस फॉर्मूले में वो चिंता नहीं हो सकती है। उसमें तो फिर हमारी अपनी चिंता होगी, और हम में से भी कॉर्पोरेशंस की अपनी पहली चिंता। जी, Suman, I can invite you to add what Shekhar Da has spoken of, but in talking about how natural resources are being captured by capitalism, you've worked towards farmers' rights in the types of seeds that they have and the ownership of those seeds. Can you describe your work in that field as well as describing this sort of almost attempt to steal from farmers their basic right of being able to live their lives respectfully by having this capitalism injected into their life? Well, I think that what I had flagged earlier about the importance of biodiversity is also what is applicable, and the importance of a healthy soil and as Shekhar ji was saying, a clean environment is absolutely fundamental. If you have one kind of rice or one kind of wheat and the climate changes, that kind of rice and that kind of wheat will fail. If you don't have an alternative, then you are going to be very hungry. So it's a very fundamental concept to understand that if you have 25 kinds of wheat and 55 kinds of rice, you will have many choices. And the whole question of biodiversity, apart from its integrity of the environment, is a question of choices for survival. If this species does not survive and you have no other species for either fuel or fire or fruit or food, then you are in bad trouble. So what Gene Campaign, the organization that I work with, what Gene Campaign does is conserve genetic resources. We have now collected 3,000 kinds of traditional rice varieties from Eastern India. These are banked in what we call field level gene seed banks, because the control must remain with the farmer. This should not be only, I have nothing against putting it into the National Gene Bank or an international gene bank, but I have something against that if the farmer has no access. So what Gene Campaign does is put the farmer in control of genetic resources with ensuring that she and he have complete access to it. It's the same kind of concept of making sure that farmers have access to their own resources that led us into this long, weary, tedious fight after the intellectual property rights demands were made in the Uruguay GATT round in the WTO, where we battled and fought and fought and battled over several years, about 7, 8, 9 years, to get this country a legislation in which the farmers' rights over seed are ensured legally. This has happened only once. India is the only country in the world that has given its farmers legal rights, not cultural rights, legal rights over seed. And this is important so that the control of this extremely important biodiversity
of agriculture does not shift into the hands of the corporates. If you allow, those days are over when you send ships to conquer nations and plundered their genetic wealth. Those days are over. Today you use the implements of intellectual property rights, of patenting, and getting access through a patent. And it's very important to understand that intellectual property rights are the new tool of monopolistic ownership and exploitation, and that it is very important that countries define their own intellectual property rights laws. Now, there's a great misunderstanding that if America has patented it, then it's patented the world over. It's not. जो आपका देश का कानून कहेगा, अगर आपके देश में बीजों पे पेटेंट संभव है तो बीजों पे पेटेंट होगा. वो अमेरिका में क्या हो रहा है और कनाडा में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन आपके देश का कानून और भारत के कानून कहता है कि बीजों पे पेटेंट नहीं हो सकता है. और इस चीज़ के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई जीन कैंपेन और अन्य और साथियों के साथ लड़ी थी. But let me come back to the debate that you had flagged initially about the development versus conservation. There is no versus. And I'm surprised that after so many years of conducting this debate, we are still bringing it up. अगर आपकी बुनियाद अगर कमज़ोर होगी तो उस पर आप कौन सी इमारत खड़ी कर सकेंगे? If your biodiversity, your soil, your water, if all this is poisoned, if all this is exploited, as we are well on the way to doing, what sort of livelihood, lifestyle are you going to be able to build on that? Your children are going to be poisoned. Our elders are not going to be able to withstand age because you have successfully destroyed that basis. And I think to bring this discussion back on track, you have to understand that there's a principle of equity. न्याय, अगर आपके आवंटन में अगर आप जिस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, अगर उसमें एक तरफा इस्तेमाल होगा, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, और किसानी में भी जो बड़े किसान हैं, वो सारा पानी खींच के ले जाएंगे, तो ये कब तक चलेगा? और अगर हम अपने देश की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं, और सिर्फ आवाज़ें नहीं उठ रही हैं, बंदूकें उठने लगी हैं. Those of you who have followed the restlessness of the Indian countryside, the so-called Naxal violence. I don't know how much Naxal ideology is part of that violence. I work and have been working in Jharkhand for the last several years. And there is a huge amount of this social unrest that comes from a lack of equity in the use of resources, and that includes financial resources and natural resources. अगर एक पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पे फसल पैदा नहीं हो पाती है क्योंकि आपके पास कम पानी है, और जो पानी है उसको आपने किसी फैक्ट्री को दे दिया है, खेती के लिए है नहीं पानी, या अगर वर्षा का पानी है, बरसात का पानी है, तो उसको संगठित करके और उसको कहीं बचा के और उसके तालाब बना के आपने किसानों के लिए उसको उपलब्ध कराने के लिए ज़रा भी कोशिश नहीं की है. So if you neglect equity, sharing, fairness in handling your resources, in using your resources, you will have the kind of unrest today that you're seeing in India. And I think this is an enormous warning. There's a huge writing on the wall that you have to pay attention to, because this is not going to stay restricted to Jharkhand. You are seeing what's happening in Chhattisgarh. And these are not ideological wars to overthrow the state. Having seen this firsthand in many places, I can assure you this is the rage of the youth. This is the rage of the younger people at being denied their fair share of the resources of this country. You will not be able to control this rage. You will not be able to satisfy the demands. You will not be able to douse this fire unless you bring back the principle of equity and sharing. Fair. Good point. Sir, आपने भूटान की बात की. I wanted to challenge you on this. It would appear that with such a small population, Bhutan can sell electricity to India and make enough money to worry about things like gross national
happiness. Pakistan has at least 200 million people, nearly 30% of whom are hovering near the poverty line. India is a billion people, large proportion in poverty as well. तो इनको मैनेज करने के लिए तो आपको मुख्तलिफ सिस्टम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे. देखा ना जी, you need to give them food, provide them food at a scale that maybe Bhutan does not have to challenge. So how do we overcome these challenges remaining within our ecology? दरअसल जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मैंने आइडिया दिया वो तो एक सिंबॉलिक तरीके से दिया, बिकॉज इट हैज इवॉल्व्ड फॉर द सोसाइटी ऑफ भूटान. और इस तरीके का ही आइडिया जब आपके राजस्थान के लोगों ने 200 साल पहले खिजड़ी के जंगल यहाँ की महिलाओं ने बचाए थे, ऐसा ही आइडिया आया था. जब उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था तो इसी तरीके का आइडिया था. कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा विकल्प बना हुआ है. हमारा ये कहना है कि जनतंत्र की सबसे बड़ी बात क्या है? जनतंत्र की सबसे बड़ी बात है कि इट शुड बी डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइजेशन इज द ओनली वे ऑफ डिग्निफाइड लाइफ, फॉर डिग्निफाइड लाइफ, और यू कैन से द वेरी मीनिंगफुल काइंड ऑफ यूज ऑफ द रिसोर्सेज. अब डेमोक्रेसी में हम गांव को एक यूनिट मानते हैं, हम ग्राम पंचायत को यूनिट मानते हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप लोकल सरकार डेवलप कीजिए, आप लोकल डेमोक्रेसी डेवलप करिए. लोकल डेमोक्रेसी डेवलप करेंगे वही ग्रीन डेमोक्रेसी बन सकती है. तो आप इतने बड़े देश को एक साथ न देख करके इसके यूनिट्स को देखिए, इसके गांव को देखिए जो थाउजेंड्स में हैं, लाखों में हैं, पाकिस्तान के हों, यहाँ के हों, बांग्लादेश के हों. अगर वो नगर हैं तो उनके नगर को देखिए, उनके वार्ड को देखिए, और वहां से आप एक नीचे से एक डेमोक्रेसी आप शुरू कीजिए. हमारी ट्रेजेडी क्या है दोनों की, तीनों की, बल्कि इस सब कॉन्टिनेंट में 3 देशों की बात तो हम कर ही सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की. वो अभी भी जो कॉलोनियल ऑपरेटर्स था उससे हम चल रहे हैं. मैं भी पूछ रहा था भाई से कि वही चल रहा है आईपीसी, उन्होंने कहा वही चल रहा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट वही चल रहा है. आपको आश्चर्य होगा जो जितने मित्र यहाँ आप आए हैं, वी डोंट हैव इंडिपेंडेंट इंडिया फॉरेस्ट एक्ट. 1927 का ही जो फॉरेस्ट एक्ट है वो देश में चला हुआ है. ओनली वी हैव अमेंडेड वन सीट इन 1980, जिसको हम कहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. वो एक अमेंडमेंट है, इट इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट एक्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. अब बड़ी मुश्किल से जब चिपको आंदोलन चल रहा है और आंदोलन चल रहे हैं, जनजातियों के आंदोलन चल रहे हैं, और बहुत जगह ट्राइबल बेल्ट में आंदोलन चल रहे हैं, उस दबाव से हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल लॉ बनते. हमारे तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तो एग्रीकल्चर का पार्ट थी. फॉरेस्ट जो थे, दैट फॉरेस्ट वेयर द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. उसके बाद ये जनता का दबाव, जन आंदोलनों का दबाव बना तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आई, इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री आई, इन्वायरमेंटल एक्ट स्कीम. तो ये चेंज हो रहा है हमारे दबाव से, लोगों के दबाव से, और लोगों के दबाव से ही एक लोकल डेमोक्रेसी का पूरा मूवमेंट डेवलप हो सकता है, क्योंकि वही मैनेजेबल है. आप स्थानीय स्तर पर अपने संसाधनों की हिफाजत करें, अपने जंगल को बचाएं, अपनी मिट्टी को बचाएं. मिट्टी के बारे में तो साफ साफ कहना है कि ये मिट्टी ही है जो हमको मिट्टी नहीं होने देती. एक मिट्टी होना कहते हैं ना कि मर जाना, लेकिन ये मिट्टी ही है जो हमको मिट्टी नहीं होने देती है, हमें जीवन देती है, क्योंकि हर चीज हमारी इस मिट्टी से आ रही है. अपने भीतर पानी रखे हुए है, आप टुल्लू पंप लगा के निकाल लेते हो. अपने में खनिजों को रखी हुई है, उसको खोद के आप पूरे इंडस्ट्रीज चलाते हो. अपने में उर्वरता रखी हुई है तो आपकी खेती को महक देते हैं, आपकी फसल पकती है, आपकी सब्जी आती है, आपके फल आते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोकल डेमोक्रेसी को डेवलप कीजिए, आप उसमें इस तरीके की बात कर सकते हैं. लेकिन फिर एक कंटिन्यूटी भी है कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है तो हमारी बपौती उस पर नहीं है, वो पूरे उत्तरी भारत की नदी है, पूरी दुनिया की विरासत है, एक तरीके से है वो. तो हमें अगर ऊपर से ही उस नदी की हम हिफाजत करेंगे तो मैदान में भी उसकी हिफाजत होगी, और जब वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ऐसी इंडस की एक तरीके से हिफाजत होगी. आपने इंडस की बात कही, उस पे हम चाहेंगे रफी से पूछना, क्योंकि अटारी के उस पार से आए हैं. आपके तरफ क्या हो रहा है? इंडस का हमने we have tamed the Indus, we have trained the Indus, and we suffer as a result of it. I'm actually part of a process at the moment. It's a strategic sectoral environment assessment of Indus Basin hydropower projects. And it's remarkable what we've done. We have managed with the 5,000 or 6,000 megawatts for 2 big dams to move Pakistan from being agrarian society and a rural society, a rural people, to now a urban society. It's largely a services economy. It's an export-oriented industrial people. Will Rafi join the club? We've done this in 50 or 60 years. It's like taking steroids to the body. And it'll take us years to understand. I'm still trying to understand what this means for us. We have in Pakistan a very strong nationalistic drive that says you can use natural resources for development, that they are there by the bounty of God to be used by man.
And we have to distract or divert this discourse into something that Shekhar Saab rightfully says, a decentralized, ecologically balanced form of government. But I feel that this is perhaps too radical. You're suggesting an overthrow of the existing system with a But new how much form of of that is democracy. happening in Pakistan? How much is there of a citizens' movement, of a public debate? How much of that do you have in Pakistan? Actually, at least subcontinentally, we have to think. Take the case of rivers. The most of the rivers, they are originating in Tibet. From there, they are coming either to India or to Nepal or to Bhutan. Then they are flowing towards Pakistan, towards Bangladesh. तो नदियां हमें जोड़ती हैं. उन नदियों को हम सब मिलके अगर उनको मैनेज नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी. नदियां हमारी बपौती नहीं है, इस पूरे सबकॉन्टिनेंट के को वो बिलोंग करती हैं. ऐसे ही मिट्टी, ऐसे ही मिनरल, ऐसे ही बहुत सारी और चीजें हैं. तो अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा अभी चीन के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं है नदियों के बारे में. पाकिस्तान के साथ है, इंडस ट्रीटी है, हमारे पास फरक्का वाली ट्रीटी बांग्लादेश के साथ है, नेपाल के साथ कोसी पर हमारा समझौता है. बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट विद चाइना. और आवर 4 मेजर रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत. ब्रह्मपुत्र, कर्णाली, अरुण, then Satluj, then Indus. All these are rivers are originating in Tibet, that is in China now. और वहाँ से वो नदियाँ आती हैं. You may remember 3 years back there was a flood in whole of Pakistan. That's right. महीनों तक पाकिस्तान डूबा रहा. Floods were very natural part of the system. और वो जब भी आते थे तो फर्टिलिटी के साथ आते थे, अगले साल बहुत अच्छी फसल होती थी. हमारे यहाँ इंडो गंजेटिक प्लेन में खास तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में दयारा लैंड बदलती रहती थी. नदी आज लेफ्ट जाती, आज राइट जाती, और जो वो जगह छोड़ती उसमें अगले साल बहुत अच्छी क्रॉप होती थी. हमने नदियों के किनारे बंद बना दिए ताकि जो फ्लड है वो अननेचुरल हो जाए. तो एक तरीके से पूरे सब अभी दुनिया को अगर छोड़ भी दें, हालांकि दुनिया के ही बारे में सोचना होगा. मैं इससे पहले कि अगले उसमें जाएं, जरा सी जो हमारा टाइटल है उसको मैं और जरा एनालाइज करना चाहता हूँ. ब्लू प्लेनेट की बात कही गई है. वो जब आप आसमान में चले जाते हो वहां से बहुत खूबसूरत दिखती है दुनिया, जो चांद में जाने वाले लोगों ने देखी. वहां से ब्लू दिखती है और बड़ी सुंदर दिखती है, ड्रामेटिक दिखती है. लेकिन दुनिया के रंग हजार हैं. कहीं वो हरी भरी है जैसे कि म्यांमार में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि अमेजन में हरियाली से भरी हुई है, जंगल उसे अटी पड़ी. लेकिन कहीं हिमालय की तरफ बर्फीली हो जाती है, कहीं तिब्बत की तरफ पठार हो जाता है, कोल्ड डिजर्ट हो जाता है. गोबी का रेगिस्तान हमारा बगल में आपके बाड़मेर में और जैसलमेर में है. और उधर आप चले जाते हैं पूरे नाइल के इलाकों में पूरे डिजर्ट फैले हुए हैं, दक्षिणी अफ्रीका में है. और कहीं आपको एकदम से प्लेट्यू के जैसे इलाके मिलते हैं, जैसे अफ्रीका में. जैसे तो पूरी विविधता भरी ये है. जितने रंग नेचर ने दिए हैं, या इंद्रधनुष के जितने रंग हैं, दे ऑल आर इन द प्लेनेट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिनको हम रिसोर्सेज भी कहते हैं. जंगलों का अपना रंग है, उनका अपना रंग है, आदि आदि. जो दूसरी बात है कि दुनिया भी, आप एक बार हमारे किसी मंत्री ने गलती में ये कह दिया था कि भारत का जो फॉरेस्ट्री का मैप है, जो ग्रीनरी का मैप है, अगर उसके पास आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म का मैप सुपर इम्पोज कर दें तो वही जंगल के इलाके, खनिज के इलाके जो हैं वो नक्सलाइट्स के इलाके. बिकॉज द रिसोर्सेज आर बीइंग लूटेड सो फास्टली इन दोज एरियाज कि वहां इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है. नक्सल्स में भी इंस्ट्रूमेंटल फॉर दैट, लेकिन इट इज बेसिकली द प्रोटेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज. आप ये तो कह रहे हो कि आपके यहाँ से मिनरल उठा ले जाएंगे, लूट ले जाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, वो सब विस्थापित हो रहे हैं. Most of the environmental refugees in Indian subcontinent, they are either peasants or pastoralists or the tribal people. और सबसे ज्यादा दबाव उन पर है. आप मध्य प्रदेश का केस देख लीजिए, आप जो हमारा नर्मदा पर डैम बन रहा है उनके केस देख लीजिए, आप टिहरी का मामला देख लीजिए, आप जो सिक्किम में डैम बन रहे हैं वहां के रिफ्यूजीज को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में पूरी प्रोटेस्ट चली हुई है. तो हर जगह जो है आप उन लोगों को इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज बना रहे हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, जहां आप अपनी डेमोक्रेसी को नहीं ले जा सके हैं, जहां आप एजुकेशन नहीं ले जा सके हैं, हेल्थ का सिस्टम नहीं ले जा सके हैं, और जहां आप उनको ठीक से डेमोक्रेसी का स्पर्श नहीं दे सके. यू हैव इवन नॉट एबल टू मेक देम to touch the democracy, the first feel of democracy.
This is true. The northern areas of Pakistan, where the majority of the mountains are located in parts of Pakistan known as the federally administered tribal areas, और वहाँ तक constitutionally protected fundamental rights नहीं पहुँचते. So there is no recourse to the High Court. There is no writ petition that you can file securing fundamental rights to your resources. तो वहाँ की पूरी जो debate है, it doesn't exist. We don't hear it at all. हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि जी वहाँ तालिबान हैं, बड़े गंदे लोग हैं, उन पे किसी किस्म की फायरिंग या बम फेंकना चाहिए उन पे. तो ये उनकी जो आवाज़ है, उनके जो मसले मसाइल हैं, वो तो हम समझे नहीं हैं. We've sort of blanketed it with this terrorism discourse, and we seem to be distracting from it. We have another 10 minutes. We do. But I know you'd ask me about Pakistan, but I hesitate to respond back. But I did want to add something Shekhar Saab said. The Indus Treaty is actually very interesting. अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये पार्टीशन का सोचें तो किसी अंग्रेज़ ने 2-3 महीनों के अंदर based on an old क्या कहते हैं demographic study stitched together Muslim majority contiguous areas और उसके कोई 20-30 साल बाद तो फिर पानियों को उन्होंने partition किया. So I look at the Indus Treaty as the second half of the partitioning of the land. Is the partitioning actually of the water. Right. That is when it became complete. The treaty itself works very well. We just had a dispute between India and Pakistan that has been resolved, although the jury is out about what it means. But what a treaty it is that it actually divides the rivers rather than the waters, leaving three treasures, as it were, completely barren. The Beas, the Sutlej, and the Ravi that flows by my city. So the ecological disaster of this treaty should also be seen in terms of partition. This is an ongoing understanding that we have of what we've done to our environment. और देखें कि हिंदुस्तानी साइड पे आपने वो barrages लगा के हरियाणा राजस्थान तक you've taken your agriculture. हमारे यहाँ we took the money from the World Bank, we built 2 very large dams and gave ourselves electricity. But is this all? Is this a rosy future, do you think? Or unless we understand better what we are doing to our environment, do you think we can continue on this path of development? Clearly the answer is no. And if we need any prompting to make us realize that the answer is very no in the very short term, then you've got climate change, whether it was the floods in Pakistan, whether it has been... I want to, it's 3 floods in the last 4 years. That is the evidence of climate change. Right. So we're living that. And yet, because of the hierarchical nature of our societies, the impact of such disasters which are initiated by climate change are very differentially felt. I mean, who dies in a flood? Obviously the poor. Obviously the ones who do not have a great many options to shift away from where they are. And this speaks again to the way we are treating the whole climate change issue with great inequity. I keep coming back to the word equity because it is so central to what we are doing or how we are destroying this blue planet and this green earth. Because tribal people, natural people, people who live with resources have an innate sense of how much to extract and where you leave for the next generation. There are several stories, but let me tell you one. In certain areas of the Northeast, if the tribe goes hunting in a particular area, they will break a branch of a tree to let the others know that this area has already been hunted, don't overhunt it, go somewhere else, let this area recuperate. Similarly, the jhum cultivation. You cultivated this area, then you burnt it down, then you moved away, you allowed the minerals of the burnt down biodiversity to again feed the land, create the humus, restore the soil's fertility, and when it was restored, you came back again. So people intuitively know what is equity, what is balance. You have, for instance, the whole function of sacred groves. What were sacred groves? We have them across the subcontinent. Pakistan has them, India, Bangladesh, everybody has them. Some have maintained them a little bit better, some have not. The sacred grove concept was the community kept a certain part of the forest which was representative of the great biodiversity of that region and declared it sacred.
You could not cut trees. You could not, you worshipped it. So communities developed their own mechanisms. They had a sense of fair sharing. They had a sense of sustainability. And I think apart from equity, the second word that we need to latch on to desperately is sustainability. Communities have that, a sense of sustainability, and they imbued the concept of sustainability with culture and religion, if you will. Because that is why a sacred grove was made sacred, but the whole point was actually the genetic diversity, the whole biodiversity of the region. And since I flagged the word sustainability, a couple of words on that. The only way ahead, whether for pastoral people or for agriculturists or for urban people, the only way ahead is sustainable development. अगर हम इस दुनिया को इसी वक्त नहीं बर्बाद कर देना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा और समय देना चाहते हैं दुनिया को बर्बाद करने के पहले, तो हमें वो टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। हिमालय की बर्फ अगर उस रफ्तार से पिघल रही है, नदियां अगर हमारी उस रफ्तार से जहरीली होती जा रही हैं, मॉनसून अगर हमारा जलवायु परिवर्तन की वजह से कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो क्या ये हमको उठने का और सोचने का समय नहीं आता है? और अगर हम अब भी नहीं करेंगे, तो हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, ये कौन सा न्याय है कि आप अपने बच्चों के लिए एक रेगिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? The whole concept of intergenerational equity, Rafa, and you will know this as a lawyer, we are enjoined by our legal structures, if not by our morality, to honor the principle of intergenerational equity, which means only take that much from the earth, its resources, that leaves enough for the generation of your children also to enjoy. Do not take so much that you leave nothing for them. The equity between two generations, we have no right, absolutely no right, to snatch the entitlements and rights of the next generation. Agreed. I appreciate the point that you said that communities have an innate sense of sustainability inbuilt in them. मैं समझता हूँ कि शहर में रहकर ये community जो है अक्सर ख़त्म हो जाती है. शहर के बच्चे से पूछें जी चिलगोज़ा कहाँ से आता है, वो कहेगी जी स्टोर से आता है. सिर्फ बच्चे से न पूछिए, आप अपने नीति निर्धारकों से पूछिए कि चिलगोज़ा कहाँ से आता है. So ये हम, are you suggesting that we go back to nature? Is that the solution, or is it how does an urban agglomeration like Pakistan or something like Delhi or Bombay, which is it is the antithesis of community? How do you resolve this difference? Where you live in a city, where you live in an economy Pakistan is the most urbanized country in South Asia. And cities have this tendency of removing you from the environment completely. You don't realize how important your water is. You think it always comes in plastic boxes. So, should we? Well, I would first quickly defer to say that we don't go back to nature, we go forward to nature. We have to go to nature and ask her to forgive us and give us another chance and try to start. And after Shekharji has told you about the city thing, I would like to add to that, and I think how cities can still nurture communities. मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई नया और something original comes, तो it is not accepted, you know. लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, और बाद में लोगों को लगता है कि नहीं, उन्होंने मुश्किल चीज़ें भी बहुत बार हल की हैं. जिस समय यूरोप में एक बड़ी वेरी फेमस बुक केम इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग. इट वाज रिटन बाय मैडम रेचल कार्सन. या उसकी मजाक उड़ाई गई. एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट दैट बुक. नाउ इट इज टेक्स्ट बुक इन यूएस. उसमें ये बताया, बाइबल ऑफ इकोलॉजी, उसमें ये बताया गया था कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और केमिकल्स हैं, how they are not only destroying the agricultural production, they are also destroying the very much the soil, you know. The one of the very essential mother resources. If I can just interrupt there for a second, The Silent Spring was the book that Rachel Carson wrote to say the birds have died.
We have spring and there are no birds left to sing. So that is why the spring has been silenced by pesticides and chemicals. Come to the another corner, जापान, वहाँ फुकुजावा साहब ने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी, One Straw Revolution. It was talking about the original agriculture, where you are not taking the pesticides and chemicals into the earth. You are just developing the original agriculture, the natural agriculture. You can say the agriculture with which we are living for last 4,000-5,000 years. And when small is beautiful came, many people in Europe were laughing about it. But many people today think that if small is beautiful came from Europe, so that was one of the earlier echoes of this gross national happiness. Because the same idea was emerging sometime in Europe, another time in Asia. When this small is beautiful was coming, or Stockholm kind of environmental meeting was going on, many people in the Himalayas, they were fighting for their forests. Chipko was one of the expressions of that. Small is also beautiful, the start of sustainability. Small is always beautiful. Big, sometimes big also may be beautiful, but most of the time, big can't be beautiful. This wisdom should prevail on us. Because I only big think that. cannot be beautiful for the simple reason that big encourages inequity. You have to be very big yourself to take advantage of something very big. And if you are living at the level of small communities, you're more likely to be overawed by something that is huge than to be able to be in control. And I think that what I've been trying to say is, apart from the whole equity question, is the control of ownership. Have you come across Elinor Ostrom's work? She won the Nobel Prize a few years ago, and she talks about polycentralization and speaks specifically about communities and gives evidence about local communities who are best able to regulate their resources, fishing communities in Japan, mountain communities in Tibet and Nepal, and how they were able to do this. And that seems to me to be an acknowledgement by the neoliberal camp that there is some element of importance in environment and ecology. I think the neoliberal camp has begun to pay lip service to the concept of sustainability at the level of the ecological development. But I don't think that has translated yet into any action. You don't see any reflection in any policy. No. You don't see any abstinence or restraint in anything that the neoliberal group is trying to do. In fact, you see aggrandizement and growth at a completely unsustainable level. That's true. So I don't know, I hope there is enough of a scare. I mean, I think that the fear thing is likely to work more than any rational, good sense, any concept of morality or equity. I think we need to get to questions. I think we're supposed to be given a 10-minute mark. That's our 10-minute mark. We have some question and answers time at the moment. Starts, Yes, take us. I just tell to the friends, सबसे अंत में हमें दो बड़ी हस्तियां अपने सब कॉन्टिनेंट की याद आती हैं. वन इज महात्मा गांधी, अनदर इज फैज अहमद फैज. दोनों बहुत बड़ी हस्तियां हमारी 20th सेंचुरी की रही हैं. गांधी जी ने यह कहा था कि मदर अर्थ हैज़ एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नथिंग फॉर वन मैन्स ग्रीड. यानी कि इस दुनिया के पास, इस प्रकृति के पास हर एक के लिए सब कुछ न कुछ है, लेकिन एक के भी लालच के लिए कुछ नहीं है. और फैज ने कभी एक अपनी लंबी कविता में लिखा था, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से एक दिन ऐसा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे. तो उसमें भी एक लार्जर इकोलॉजी की बात उन्होंने कही. Marvelous. We have some hands raised, and gentlemen with microphones, please ask questions. सर, मैं शेखर सर से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण का जो मुद्दा है पूरे दुनिया के अंदर, इसमें लैक ऑफ लीडरशिप आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब न्यूक्लियर पावर की बात आती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात आती है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो मतलब कि विकसित देश हो या विकासशील देश हो. लेकिन जब पर्यावरण की बात आती है तो सब अपने अपने हितों की बात करते हैं, खास तौर पे विकसित देश.
तो क्या विकसित देशों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विकासशील देशों को दबाव बनाना चाहिए वास्तविक अर्थों में, केवल सभाओं में नहीं? धन्यवाद। बिल्कुल, असली में ये समाज के स्तर पर होना चाहिए। अब कम से कम पूरी दुनिया को ये समझ तो आ गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम गड़बड़ करते हैं तो दुनिया के किसी और कोने में उसका असर होने वाला है। आपने आईआईटी, अभी दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं। एक तो आई है क्लाइमेट चेंज फेनोमेना जो आया है, जिसको अभी ठीक से हम समझ नहीं पाए हैं, बावजूद इसके कि आईआईपीसी बन गई है, बावजूद इसके कि उसके चेयरमैन हमारे हिंदुस्तान के हैं, फिर भी अभी पूरी दुनिया को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रही है। और दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन का फेनोमेना है, जो एक पूंजीवाद का एक ऐसा चेहरा है जो क्रूर नहीं लगता आपको, लेकिन जो भीतर से वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था 2 सदियों पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो अभी लोग समझने लगे हैं कि अगर हिमालय की बर्फ पिघलती है, अगर उत्तरी ध्रुव की, दक्षिणी ध्रुव की या अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो पूरी दुनिया खतरे में है। अगर खतरा सिर्फ यूरोप या अमेरिका का होता तो वो सावधान नहीं होते, कहीं साउथ एशिया का या अफ्रीका का होता तो वो सावधान नहीं होते हैं। अब खतरा क्योंकि पूरा ग्लोबल हो गया है, इसलिए अकल न सिर्फ सरकारों में आने लगी है, धीरे धीरे अकल हमारे समाजों में भी बढ़ी है। तो किसी तरीके से हमारे समाजों का संपर्क हो और वो एक ऐसी साझा नीति बनाएं जिससे हम इस तरीके की चीज़ों पर नियंत्रण करें, नंबर 1। और नंबर 2 जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभी भी इकोलॉजी पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं आ पाए हैं। हमारे जब पॉलिटिकल एजेंडा में वो आएंगे तब बड़ी बात हो। आप सुन रहे होंगे अगले साल चुनाव होने वाला है, 2-3 जो नेता और पार्टियां हैं वो एक सी भाषा बोल रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि कॉरपोरेशंस के जैसे कि एजेंट हों, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान को वो खोद देना चाहते हों। कहीं भी कोई वैकल्पिक विकास की नीति या एक कोई मानवीय जिसको कहेंगे कि एक जनतंत्र को स्थापित करने की नीति कहीं से भी नहीं दिख रही है। इसलिए ऐसा प्रयास होना चाहिए कि पॉलिटिकल एजेंडा में आए। Hello, good morning. That's the one, and then this one. What I wanted to say, ask a question was, first I want to make a comment. One is that today Indian Environment Ministry is run by Supreme Court. The Environment Minister is replaced by an Oil Minister. And but if you look at what all three of you have been saying, we can keep saying whatever we want to say intellectually in this platform or wherever in these kind of platforms. But the reality is if you go to the wetlands of Terai, day by day hectares of land is being reclaimed by farmers who are growing sugarcane, and it is driven by economy of the place. And if you go and talk to the farmers there, they don't give a damn about the forest nor the natural resources. All that they are bothered about is the support price, and they have to sustain their families. Are they wrong in thinking of this? And that is basically it's an issue of immediacy and short-term goals for them. Let me get that. I think that this is the outcome of a very complex set of injustices. Why is farming not profitable? Why do you have to depend on a minimum support price? Why are the government policies not such that will enable farming to be profitable and will therefore enable the conservation? As you quite rightly said yourself, farmers will tend to move into whatever arable areas they can control or convert. But I think that the flaw lies in incorrect policy. If you enable prosperous farmers and profitable farming, the pressure on converting difficult Tarai lands to sugarcane agriculture does not arise. It's difficult to do that. So I think this goes back to extremely biased and incorrect and thoughtless policy. Yeah, what I wanted to highlight today is that the issue actually, it comes on to oil. And oil is linked to dictatorships, linked to terrorism. And I think the solution is if you find an alternative to oil, and she talked of sustainable development and developing countries and the developed countries, I think it's high time USA comes up with an alternative for oil, some clean source, and then your environmental warming and all that likely to get Sir, the cycle is the most efficient means of transport ever invented. And Rafi should know that. He's a big cycle But you're propagandist. absolutely right about oil. Oil is the sort of, it's the drug of the world at the moment, unfortunately. And the production of oil is started declining now. Yes. And now it will never go up. It will be going down and down. We have to go for the alternatives. There's a student there. Sir. Forgive me for making a small comment here, and thereafter I ask my question also. Fortunately, we have everything here, I mean, India, in our scriptures, in our culture, to respect and protect the nature.
and the all forms of life and the natural elements that sustain our life. As you rightly hinted, Kshitijal Pavak Gagan Samira, Kshitijal Pavak Pavan Samira, Panch Tattva se Bana Sarira. So that's in our scripture. Now, we have communities like Vishnois in Rajasthan and Haryana and other tribes which go to any length to protect the life of trees as well as the animals. And now my question actually is, now I come to my question, sorry for some comment. With such a great legacy in our culture of our scriptures and nature-friendly rural masses, some of are very nature-friendly, I admit it. How can we involve in a mass movement, everybody in a mass movement? Because this thing cannot be done at a small level. Damage has been so much, as Madam said, that we have to now take it at the... How do we make footing. So, mind you, our policy makers and lawmakers could not even enforce the ban on plastic packagings. So unless you involve everybody at the mass level, using these plastic bags and even these water bottles and all, how can we put a ban on such a things which are harming our environment so much? Thank you very much. I think it should start with each one of us. You, me, Rafe, Shekharji. Give it to her, that young girl there. There, she's standing. Good morning, sir. Good morning, ma'am. I'm 11th standard student from Sagar Public School, Bhopal. And my question is, whatever infrastructure is taking place, like dams on rivers and barns and industries, they're all given the name of development for the masses and of the area, country, whatever. And and they also talk about sustainable development after that. Surely we cannot go back to the Stone Age and help our kids get a better future. But then what are your views? Is this development is what we need? I think anybody's views would be that development has to be for the largest number of people. Half the problem with even the dams or any of the industries is who benefits and who pays the price. Whose lands get taken over, whose forests get destroyed, and who's actually the beneficiary, who's making money from the factory. If you come down to this and say any development project that we are wanting must first do a cost and risk benefit and understand who will benefit from that project. Is it only going to be one bunch of privileged people and the price will be paid by farmers, tribal people? Then it's not a project that can be considered either development and least of all sustainable development. So this filter must be applied. Who are the beneficiaries? That's and correct. Like what Shekharji was saying, Gandhiji said there is enough for everybody's need but not for everybody's greed. And could I add to that and call it for the lie that it is? Tarbela in Pakistan produced thousands of megawatts of electricity, most of which is consumed in households in Lahore and in Karachi. The people whose homes were submerged in the construction of the dam still don't have grid electricity at the moment. So you look back 30, 40 years later and go, is this equitable? Is this sustainable? Do we want to do more of this? And please don't lie to me when you're telling me that this is sustainable. Call it for the lie that it is. And Sir, we have actually, what sir you have asked, प्लीज बी काम, अब क्यों इतना एक्साइट कर रहे हैं? आपका जो पहला हिस्सा था वो टिप्पणी थी, वी वेलकम दैट. आपने जो बाद में बताया, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट दे आर वेल अवेयर अबाउट द वर्क डन बाय द बिश्नोईज. Everybody knows the name of Amrita Devi, who was inspirational for the Chipko movement even. No, so now when you will try from the community to build a new kind of ecology. And if that movement comes from the community and finally it compels the politics, then the change will go to the parliament. Actually, the change if it starts from Karachi or from Delhi, it never reaches to the roots. The change if it evolves from the roots, from the soil, only it can take you to the heights. Only it can be sustainable. ये मैं कहना चाहता हूँ. We have time for one last question. Yeah, I want to ask a question with really two parts.
One is, of course, that the sustainable communities also had social practices which, say, as a woman, I don't find acceptable. I would not want to live in that kind of social organization where a specific role is required of me as a woman. The second is, do you think that sustainability began to drain away as attitudes towards religion changed? When religion changed from being a community activity towards becoming a personal relationship. So is there, I mean, when you talk of sacred groves, for instance, that has an element of spirituality in it in any case. So do you think religion had a role or has a role in future sustainability as well? Hard to rule out the role of any of these societal factors. But because religion was used as a motivator in the early years, I don't know if we can capture that same sentiment. Religion has to mean that for you to be influenced by it. And if it was so central to your life that you would actually listen to the religious, let's call it diktat, then that was a society and it was a period. If your perception about your own religion or even your adherence to your religion has changed, I wonder whether you can recall the same kind of relationship between religion, conservation, religion, sustainability. Although it still remains at the core, but as you yourself said, the attitude to religion has changed a lot, and that will also have a tremendous impact on how much you will allow it to drive you. Actually, the communities are much older entity than the religion. Religion came in our lives only for 3,000-4,000 years back. And the religion, within religions, there are many conflicts. But religions always accommodated themselves with the wilderness, with the natural resources and all that. And sometimes the tradition of conservation also associated with them. But it was not just related with the religions, it was related with the communities. As the communities opted for some religions, then this tradition continued with the beginning of the religions. Well, we've had an incredibly spirited conversation and we're out of time, unfortunately. So I'm going to thank the wonderful Shekhar Pathak and Suman Sahai for a great discussion and the audience as well. Thank you very much. Thank you. And a big